सुबह से ही माधवी का मन बेहद उदास था। जतिन को घर से गए हुए पूरे 2 माह बीत चुके थे। इस अवधि में कोई दिन ऐसा ना था जब उसने जतिन के घर लौट आने की बात ना सोची हो। वक्त की आंधी के थपेड़ों से बिखर गए इस घर के सहेजने की ना सोची हो, किंतु उसे प्रतीक्षा थी सही वक्त की। सुबह जब माधवी नाश्ते के लिए बाबूजी को बुलाने गई तो देखा वे जतिन की फोटो के समक्ष खड़े हुए चुपचाप उसे निहार रहे हैं। यद्यपि उसे देखते ही वे वहां से हट गए, किंतु अश्रुपूर्ण नेत्रों में उतर आई व्यथा को उससे न छिपा पाए। माधवी ने एक बार गहरी दृष्टि से उन्हें देखा, फिर रसोई में चली गई। माधवी का विवाह हुए 5 वर्ष बीत गए थे। सुहाग रात को उसके पति सुरेश ने कहा था, बचपन में मेरी माँ चल बसी थी। बाबूजी, जतिन और मैंने अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। घर में एक स्त्री का अभाव सदैव खटका है। मैं चाहता हूँ अपने स्नेह एवं अपनत्व के बल पर तुम इस अभाव की पूरक बनो। इस घर के प्रति तुम्हारी निष्ठा में कमी कभी न आए। माधवी ने अपना कांपता हुआ हाथ पति के हाथ पर रखकर उसे अपनी मौन स्वीकृति दी थी। अगले दिन सुरेश ने हनीमून के लिए नैनीताल चलने का प्रस्ताव रखा तो माधवी ने इनकार कर दिया और कहा था, नहीं सुरेश, नए जीवन की शुरुआत के लिए स्वजनों को छोड़कर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। हनीमून हम अपने घर पर रहकर मनाएंगे। जतिन की परीक्षाओं के बाद हम सब इकट्ठे नैनीताल चलेंगे। जतिन तो बिल्कुल अपनी भाभी का दीवाना था। भाभी के रूप में मानो उसे अपनी माँ पा लिया था। छोटे बड़े हर काम में वह भाभी पर निर्भर हो गया था। यहाँ तक कि अक्सर वह अपने नोट्स तैयार करने में भी माधवी की सहायता लेने लगा था। परीक्षाओं के बाद वे तीनों नैनीताल चले गए। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के उनके मन को बांध लिया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारे संसार से अलग थलग यह छोटा सा शहर अपने आप में कोई रहस्य समेटे हुए हो। ताल के किनारे बने हुए होटल में वे ठहरे थे। लगभग नित्य ही शाम को वे बोटिंग करते थे। उस समय सुरेश और जतिन लाल ताल की लहरों के साथ कोई ना कोई गीत छेड़ देते। दोनों भाइयों को संगीत से बेहद लगाव था। एक दिन वे बहुत सवेरे स्नोव्यू और चाइना पीक के लिए रवाना हो गए। मार्ग में चीड़ व देवदार के वृक्ष और उनसे छन कर आती हुई सूर्य की किरणों का नृत्य सम्मोहित कर रहा था। बीच बीच में रुकते हंसते बातें करते हुए ये तीनों चाइना पीक तक पहुंच गए। वहां से समूचे नैनीताल का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। समय मानो वहां आकर थम गया था। वातावरण में एक गहरी निस्तब्धता रची बसी हुई थी। कुछ देर के लिए माधवी प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई। उस समय वह स्वयं को प्रकृति के काफी निकट महसूस कर रही थी। उसे पता नहीं चला कब सुरेश पास बने हुए रेस्तरां में चाय का ऑर्डर देने चले गए। उस समय चौंकी जब जतिन ने उसे खोई खोई आवाज में कहा, कभी कभी ऐसा क्यों होता है भाभी, किसी विशेष इंसान की स्मृति मात्र ही वातावरण में खुशियों का उजाला भर देती है। माधवी ने एक गहरी दृष्टि जतिन की ओर डाली। आखिर कौन है वह विशेष इंसान, मैं भी तो जो सुनूं। जतिन खामोश रहा। माधवी समझ गई वह उससे संकोच कर रहा है। तब उसने कहा, अपनी भाभी को भी नहीं बताओगे। जतिन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, उसका नाम कनिका है। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की है। तुम मिलोगी, अवश्य पसंद करोगी। अच्छा, तो कब मिलवा रहे हो? जब तुम चाहो, परंतु भैया को इस विषय में तभी कुछ बताना जब तुम लड़की पसंद कर लो और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। जतिन यह बात कह ही रहा था कि तभी सुरेश वहां आ गए और वह खामोश हो गया। चाय पीकर वे लोग वहां से लौट पड़े। अगले दिन नैनीताल से वे वापस आ गए थे। कुछ दिन माधवी को घर व्यवस्थित करने में लगे। जतिन नौकरी के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। 2-3 जगह उसे आशा भी थी। दिवाली में 15 दिन शेष थे। माधवी के घर से उसके पिताजी का पत्र आया कि वे इस दिवाली पर लेने आ रहे हैं। पत्र पढ़ने के बाद उसके ससुर ने बुलाकर कहा, बेटी अपने जाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। सुनकर माधवी खामोश खड़ी रही। बाबूजी ने उसे देखा और बोले, क्या बात है बेटी, किस सोच में डूब गई? बाबूजी, आप पिताजी को पत्र लिख दीजिए, वे दिवाली के बाद ही मुझे लेने के लिए आए। क्यों? बाबूजी अचंभित रह गए। बात यह है कि वहाँ पिताजी के पास अन्य बच्चे भी हैं। मेरे न जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है, किंतु यहाँ मेरे जाने से आप लोग अकेले पड़ जाएंगे। नहीं बाबूजी, अपने घर की रोशनी फीकी करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप पिताजी को दिवाली के बाद आने के लिए लिख दें। इतना कहकर माधवी चली गई। दिवाली से 2 दिन पहले जतिन का नियुक्ति पत्र आ गया।
तो दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई। उसे HL में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। एक दिन दोपहर के समय माधवी घर पर अकेली थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वह माधवी से बोली, नमस्ते दीदी, मैं एक साबुन कंपनी की तरफ से आई हूँ। आप अपने घर में कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं? माधवी उस समय गाजर का हलवा बना रही थी। वह बोर सी होते हुए बोली, देखो फिर कभी आना, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ। वैसे भी हमारे घर में साबुन और अन्य वस्तुएं कैंटीन से आती हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगी, आप बस एक नज़र देख लीजिए। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, कहकर माधवी अंदर जाने को मुड़ी कि तभी न जाने कहाँ से जतिन प्रकट हो गया। वह हंसते हुए माधवी की बाह पकड़कर बोला, 2 मिनट तो ठहरो भाभी, ऐसी भी क्या जल्दी है? साबुन ना भी देखो, कनिका को तो देख लो। अरे यह कनिका है? माधवी आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रसन्न हो उठी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। आओ कनिका। माधवी ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया। कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम दोनों? भाभी, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था, कनिका को तुमसे मिलवाने लाना था। यह तुमने बहुत अच्छा किया जतिन, मैं तो स्वयं ही तुमसे कहने वाली थी। कनिका करीब 2 घंटे वहाँ बैठी रही। माधवी ने उससे बहुत सी बातें की। जब जतिन उसे छोड़कर वापस आया तो माधवी ने कहा, लड़की मुझे पसंद है, अपने लिए मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए। सच भाभी? प्रसन्नता के अतिरिक्त में जतिन चहक उठा। बस फिर तो भाभी बाबूजी और भैया को ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वे लोग तैयार हो जाएं। परंतु कनिका राजपूत है और हम लोग ब्राह्मण। मुझे डर है बाबूजी इस रिश्ते के लिए कहीं इनकार न कर दें। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भाभी, तुम कहोगी तो बाबूजी मान जाएंगे। किंतु बाबूजी सहमत ना हुए। सुरेश को तो माधवी ने तुरंत राजी कर लिया था, मगर बाबूजी के समक्ष उसकी एक न चली। एक दिन रात को सुरेश और माधवी ने जब इस विषय को छेड़ा तो बाबूजी ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाऊंगा? जतिन के लिए मेरे पास एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, वह भी बहुत अच्छी लड़की है। बाबूजी, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कार वाली लड़की है, किंतु है तो राजपूत। जाति पाति सब व्यर्थ की बातें हैं बाबूजी, हमारे ही बनाए हुए ढकोसले। अगर लड़के और लड़की के विचार मेल खाते हों, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों, तो मेरे विचार में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुरेश पिताजी को समझाते हुए बोले, लड़के और लड़की की पसंद ही सब कुछ नहीं होती। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? आखिर रहना तो हमें समाज में ही है ना। आज तक इस खानदान में दूसरी जाति की बहू नहीं आई है। रिश्तेदारों की वजह से क्या आप अपने बेटों की खुशियाँ छीन लेंगे? मुझसे बहस मत करो सुरेश, मैं किसी की खुशियाँ नहीं छीन रहा। तुम मुझे नहीं, जतिन को समझाओ। यह प्रेम का चक्कर छोड़कर जहाँ मैं कहूँ वहाँ विवाह करे। उसके लिए कनिका से भी अच्छी लड़की ढूंढना मेरा काम है। व्यर्थ की भावुकता में कुछ नहीं रखा। बाबूजी उठकर बाहर चले गए। इसका मतलब था अब वे इस विषय पर और बात नहीं करना चाहते थे। माधवी परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाएं। एक ओर बाबूजी का हठी स्वभाव, दूसरी ओर जतिन की कोमल भावनाएं। दोनों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करें। जब से वे जतिन को बाबूजी के इनकार के विषय में बताया था, वह खामोश रहने लगा था। उसका अधिकांश समय घर से बाहर व्यतीत होने लगा था। माधवी को भय था कि कहीं यह खामोशी आने वाले तूफान की सूचक न हो। एक दिन माधवी रसोई में खाना बना रही थी। जतिन वहीं आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने जतिन क्या कहने वाला है। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने कनिका से विवाह कर लिया है। जतिन माधवी से नजरें चुराते हुए बोला। माधवी सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए तो जैसे होश ही न रहा। इतने में उसे रोटी जलने की गंध आई। उसने फुर्ती से गैस बंद कर दिया और पलटकर जतिन का चेहरा देखने लगी। ये तुमने क्या किया? मैं मजबूर था भाभी, मैं स्वयं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, किंतु क्या करता। कनिका को क्या छोड़ देता? पिछले 4-5 वर्षों से उसकी ओर मेरी मित्रता है। तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते थे। मैं और सुरेश बाबूजी को मनाने का दोबारा प्रयास करते। कोई फायदा नहीं होता भाभी, मैं जानता हूँ वो मानने वाले नहीं थे। उधर कनिका के घर वाले विवाह के लिए जल्दी मचा रहे थे, इसीलिए विवाह में विलम्ब नहीं हो सकता था।
वरना वे लोग उसका अन्यंत्र रिश्ता तय कर देते किसी और के साथ। अब क्या होगा जतिन? कनिका को तुम घर कैसे लाओगे? माधवी पूरी तरह घबरा रही थी। मैं कनिका को तब तक घर नहीं लाऊंगा जब तक बाबूजी उसे स्वयं नहीं बुलाएंगे। अब वह मेरी पत्नी है, उसका अपमान मैं हरगिज सहन नहीं कर सकता, जतिन दृढ़ स्वर में बोला। फिर उसे कहाँ रखोगे? फिलहाल कंपनी की ओर से मुझे फ्लैट मिल गया है, मैं और कनिका वहीं रहेंगे, जतिन धीमे स्वर में बोला और वहाँ से चला गया। पिछले कुछ दिनों से जतिन कितना परेशान था यह तो उसका दिल ही जानता था। भैया और भाभी और बाबूजी से अलग रहने की कल्पना उसे बेचैन कर रही थी। वह किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितियों के सम्मुख विवश था। इसके बाद के दिनों की यादें माधवी को अंदर तक कपा देती। बाबूजी को जब जतिन के विवाह के विषय में पता चला तो वे बुरी तरह से टूट गए। उनकी हठ धर्मी बेटे को विद्रोही बना देगी, इसका उन्हें स्वप्न में भी गुमान न था। उन्होंने बेटों को पालने में बाप की ही नहीं माँ की भूमिका भी निभाई थी। बेटों के पालन पोषण में स्वयं का जीवन होम कर डाला था, किंतु एक लड़की के प्रेम में पागल बेटे ने उनके समस्त त्याग को धूल में मिला दिया था। अब बाबूजी थके थके और बीमार रहने लगे थे। माधवी के आने से घर की जो खुशियाँ पूर्णिमा के चांद के समान बढ़ रही थी, जतिन के जाते ही अमावस के चांद की तरह घट गई। माधवी की दशा उस चिड़िया की तरह थी जिसके घोंसले का तिनका बिखर कर दूर जा गिरा था। वह उस तिनकों को उठा लाने की उधेड़-बुन में लगी रहती थी। आज जब उसने बाबूजी को जतिन की फोटो के समक्ष रोते देखा तो विकलता और बढ़ गई। अगले दिन माधवी बाजार गई हुई थी। जब लौटी उसके साथ एक अन्य युवती भी थी। बाबूजी बाहर लॉन में बैठे थे। माधवी ने उसका परिचय कराते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरी सहेली लता है, हम दोनों एक ही साथ पढ़ती थी। इसका इस शहर में विवाह हुआ है। आज मुझे अचानक बाजार में मिल गई तो मैं इसे घर ले आई। लता ने आगे बढ़कर बाबूजी के पांव छू लिए। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटी, कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? जी, HAL हैदराबाद में। अभी लता यहाँ अकेली है बाबूजी, जब इसके पति को वहाँ कोई अच्छा मकान मिल जाएगा वे इसे ले जाएंगे, माधवी ने कहा। बाबूजी HAL का नाम सुनकर खामोश हो गए। जतिन भी तो यहाँ इसी फैक्ट्री में काम करता था। दर्द की एक परछाई उनके चेहरे पर से आकर गुजर गई, किंतु शीघ्र ही उन्हें लता की उपस्थिति का भान हो गया और उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। इसके बाद वे लता और माधवी काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। जब लता जाने लगी तो बाबूजी ने कहा, बेटी, अब तो तुमने घर देख लिया है, आती रहना। जी बाबूजी, अब जरूर आया करूँगी। मैं तो अब घर देख चुकी हूँ, मैं भी घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। इसके बाद लता अक्सर माधवी के घर आने लगी। धीरे धीरे वह बाबूजी से खुलने लगी थी। ये तीनों बैठकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते, हंसते, कहे कहे लगाते और कभी कभी ताश खेलते। लता ने अपने स्वभाव और बातचीत से बाबूजी का मन मोह लिया था। बाबूजी भी उसे बेटी के समान प्यार करने लगे थे। वह 3-4 दिनों तक ना आती तो वे उसके बारे में पूछने लगते थे। लता माधवी को घर के कामों में भी सहयोग देने लगी थी। कुछ दिनों के बाद जाने क्यों लता 1 सप्ताह तक ना आई। एक दिन बाबूजी माधवी से बोले, लता आजकल क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको बताना भूल गई बाबूजी, कल लता का फ़ोन आया था, वह बीमार है। बीमार है? और तुम मुझे बताना भूल गई? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद ना थी। जाओ उसे देख कर आओ, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो लेती जाना, आखिर हमारा भी तो उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। बाबूजी की लता के प्रति इस ममता को देखकर माधवी मुस्कुरा उठी। लता ने बाबूजी के मन में अपना स्थान बना लिया था। फिर भी जतिन का अभाव उन्हें खोखला बना रहा था। सुरेश, माधवी और लता के अथक प्रयासों के बावजूद उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। एक रात बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा, वे बेहोश हो गए। सुरेश ने जतिन को भी फ़ोन कर दिया था। वह और कनिका तुरंत अस्पताल पहुंचे। सारी रात आंखों में ही कट गई। जतिन की दशा सबसे खराब थी, वह बार बार रो पड़ता था। माधवी ही उसे तसल्ली दे रही थी। सुबह के समय बाबूजी को होश आया। समय पर डॉक्टरी चिकित्सा मिल जाने के कारण खतरा टल गया था। बाबूजी के होश में आने पर जतिन सामने से हट गया। सोचा हो सकता है उसको देखकर उनके दिल को धक्का लगे और उनकी दशा फिर से बिगड़ जाए। 10 दिनों तक बाबूजी अस्पताल में रहे। सुरेश और माधवी उनकी सेवा में जुटे रहे। घर का सारा काम लता ने संभाला। जिस दिन बाबूजी को घर आना था, लता ने सारा घर मोमबत्तियों से सजा दिया था।
जिस समय वे कार से उतरे उसने आगे बढ़कर बाबूजी के चरण स्पर्श किए। सुरेश और माधवी उन्हें अंदर ले आए। बाबूजी, लता ने आपकी बहुत सेवा की है, माधवी ने उन्हें पलंग पर बैठाते हुए कहा। हमेशा सुखी रहो बेटी। वे लोग कितने सुखी होंगे जिन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। बाबूजी एक क्षण खामोश रहे, फिर आंसू भरते हुए दुखी स्वर में बोले, सुरेश ने मेरी पसंद से विवाह किया, देखो कितना खुश है। माधवी हजारों में एक है। काश जतिन ने भी कहा माना होता तो उसकी बहू भी तुम दोनों जैसी होती। माधवी को लगा यदि अब उसने बाबूजी से अपनी मन की बात ना कही तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जीवन में अनुकूल क्षण बार बार नहीं आते। वह उनके समीप जा बैठी। उसने आंखों ही आंखों में सुरेश से अनुमति मांगी और बोली, आपकी इस बेटी से बहुत बड़ा अपराध हो गया है बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन सा अपराध? बाबूजी हैरान उठे। माधवी ने उनके घुटनों पर सिर रख दिया और डरते डरते बोली, लता जिस घर की बहू है वह घर यही है। बाबूजी, यह लता नहीं, आपकी दूसरी बेटी कनिका है। कनिका यानी जतिन की पत्नी। इतने दिनों तक तुम मुझसे। बाबूजी, मैंने यह अपराध आपको धोखा देने या दुख पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया। मैं और सुरेश चाहते हैं हम सब आपकी छत्र छाया में रहें। यह घर एक घोंसले के समान है। बाबूजी, इसके तिनकों को बिखरने मत दीजिए, इन्हें समेट लीजिए। कहते कहते माधवी रोने लगी। बाबूजी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ तो माधवी का निष्ठा और कुछ कनिका का सरल स्वभाव व सेवा भावना उन्हें कमजोर बना रही थी। साथ ही हालात ने उनके और जतिन के बीच जो दूरी पैदा कर दी थी उसने उनकी हठ धर्मिता को कमजोर बना डाला था। उन्होंने स्नेहपूर्वक माधवी को उठाया, फिर कनिका को अपने पास बैठा लिया और कनिका की तरफ देखकर कहा, बेटी, जीवन में यदि किसी को अपना आदर्श बनाना तो माधवी को ही बनाना। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस घर की खुशियां वापस आई हैं। फिर उन्होंने सुरेश को जतिन को बुलाने भेज दिया। वास्तव में व्यक्ति अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद रहकर स्वयं ही अपने जीवन में दुखों का समावेश कर लेता है। बाबूजी ने सोचा यदि वे अपने इस अहंकार के दायरे से बाहर आकर भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी काम लेते तो उन बीतों दिनों की भी आनंदमय बना सकते थे जो उन्होंने और उनके परिवार ने दुखी रहकर गुजारे थे। लेकिन ऐसा नहीं किए वो। उन्होंने खिड़की में से देखा, जतिन सुरेश के साथ काम से उतर रहा था। बाहर मोमबत्तियों की झिलमिलाती लौ भविष्य को अपने प्रकाश से अलौकित कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।